हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका एजी पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन 2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। इसका मुख्य रीज़न यही है कि काफ़ी मैं व्यथित हूं। सरकार की नीतियों को लेकर के मैं काफ़ी व्यथित हूं और उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार द्वारा आपके साथ किया गया धोखा है और इसी को लेकर के हम क्लास नहीं बना पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ जो मैं मोटिवेट कर रहा था, एक समय ऐसा आ गया है मेरे साथ कि मैं खुद डीमोटिवेट हो गया हूं कि मैं किस तरह आपके सामने आऊं और किस तरह झूठ बोलूं कि आप पढ़िए और आपको नौकरी होगी, जब सरकार ही आपको बर्बाद करने पे तुली हुई है ना। और ये मेरा वीडियो जो है ये मेरा निजीगत विचार है और निजीगत विचारों में ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे दूं। मेरा स्पष्टीकरण ये है कि मेरा संबंध ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से है और ना किसी व्यक्तिगत नेता से है ना। ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी को जानता हूँ, ना किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को जानता हूँ। मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, यह आवाज़ उन लाखों करोड़ों शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए उठा रहा हूँ, है ना। इसमें और एक मैं बात बता दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति को बीजेपी फोबिया हुआ हो, मोदी फोबिया हुआ हो, या कांग्रेस फोबिया हुआ हो, या राजद या जदयू फोबिया हुआ हो, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ करके मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे विचारों पे कमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आता है क्लास, तो आप वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप स्किप करके आप चले जाएंगे। कृपया आप कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ ये हम अपने उन शिक्षित युवा बेरोजगारों के समर्थन में उठा रहा हूँ जो 2 वर्षों से आज वो रोड पे खाक मार रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आश्वासनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार की तरफ से रेलवे का तारीख निश्चित किया जाएगा, रिजल्ट दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग करा जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज मोदी सरकार कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय हम लोग भी समर्थन किए थे इस आश्वासन से, कि इस उम्मीद से कि मोदी सरकार आएगा तो युवाओं के लिए एक नया भविष्य का मार्ग लेकर आएगा। लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि इस झूठी और निकम्मी सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगे, या तो हमें सुनने में गलती हुई कि हम सुन नहीं पाए, या गलतफहमी हुई कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष या 2 करोड़ रोजगार छीनेंगे। मोदी सरकार को जो आज घमंड हुआ है अपने विपक्ष विहीन सरकार पे, जो डिक्टेटरशिप सरकार चला रहे हैं, इनको सोचना चाहिए, इनको आभास होना चाहिए कि जो आपको पूर्ण बहुमत सरकार मिली है, विपक्ष विहीन सरकार मिली है, वह शिक्षित युवा रोजगार ही आपको ये सरकार दिए हैं। इस उम्मीद से दिए कि आप उनके भविष्य को सोचेंगे, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया है, बहुत बड़ी धोखा किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं ही नहीं, जितने भी भारत के जितने भी जो शिक्षक हैं वह कभी राजनीति नहीं करते, वह समाज के विकास की बात करते हैं, लड़कों को भविष्य के निर्माण की बात करते हैं, वह राजनीति नहीं करते हैं। और शिक्षक बहुत कम बोलता है, राजनीति पे बहुत कम बोलता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेंगे, शिक्षित जिस दिन राजनीति में आ गया ना, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा, तो आप लोग की लुटिया गायब हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, समझिएगा। इन्होंने आश्वासन दिया था, मैं शिक्षित जो युवा मेरे बेरोजगार हैं, जो लाखों करोड़ हैं, उनको मैं पहले एक बात बता देता हूँ, ठीक ना, कि जो आप लोगों को ये धोखा दिए। मैं क्लास में, जो मेरा क्लास चलता है सिवान या पटना में क्लास चलता है, मैं अपने क्लास में आज ना हम पूरा 90,000 भर्तियों के, रेलवे भर्तियों का आज हम 3 करोड़ जो है उनका हम हिसाब जोड़ रहे हैं। मैं अपने क्लास में पहले ही बता चुका था, इन सरकार की नीतियों को मैं बता दिया था कि किस तरह शिक्षित युवा बेरोजगारों को या भटका रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। क्योंकि पहले क्या था, पहले जो केंद्र थी वह एक जगह से कहीं से पैसा निकाला जाता था, तो वह काफ़ी मात्रा में पैसा निकाला जाता था, तो वह हो हल्ला होता था कि हम भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए
इस सरकार के पीछे ऐसी मैनेजमेंट काम कर रही है कि ऐसे लोगों से पैसा निकालो कि पैसा भी निकल जाए और बदनामी भी ना हो और हल्ला भी ना हो। यही कारण हुआ था। हालांकि मोदी सरकार ने जब आरबीआई से 70 साल के काल में 70 सालों में जो रिजर्व पैसे भारत सरकार के नहीं निकाले गए, वो जब निकालने की बात हुई तो हो हल्ला होना शुरू हो गया। तब उर्जित पटेल जिन्होंने अपने माथे पे कलंक लगने से बचते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया और कठपुतली गवर्नर को बैठाकर पैसा निकाला गया। लेकिन जो मैनेजमेंट काम कर रही है, ये काम कर रही है कि इन्होंने कहा कि सबसे आसानी से पैसा जो निकाला जा सकता है वह शिक्षित जो युवा बेरोजगार हैं उनसे पैसा निकाला जा सकता है। और इसी के लिए इन्होंने एक नीति बनाई। हालांकि इस नीति का मैं आज से 1-1.5 साल पहले जब ये फॉर्म आया था मार्च 2019 में, तभी से मैं इसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, ये लड़कों के साथ गलत हो रहा है। मैं उसी समय बताया था जो आज हम हिसाब जोड़ रहे हैं ना, 9 अरब 12.5 अरब का हिसाब जोड़ रहे हैं, उस समय का हिसाब मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे 90,000, समझिएगा 90,000 वैकेंसी आई थी और लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। बताइए, बेरोजगार और बेरोजगारी का ये आलम है ना, कि 90,000 जो फॉर्म आए थे रेलवे के, 3 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। और इसका जो फी रखा गया था आपको 500 रखा गया था, समझिएगा। इसके अलावा इसमें 250 और रखा गया था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, यानी आपको 750 रुपया। और इसके पहले महिलाओं को सेंट्रल में छूट दी गई थी फॉर्म भरने की, उनसे कोई छूट नहीं लिया जाएगा, लेकिन वही पैसा इन पर आपको लाद दिया गया। लेकिन अब देखिए, अगर इसको हम एवरेज 500 रुपया ही रख लें तो समझिएगा 90,000 वैकेंसी के 3 करोड़ गुने 500, समझिएगा ये कितना पैसा होगा, यह आपको अंदाज लगा लीजिए। इसमें जब यह फॉर्म आ गया और 500 रुपया लिया जाने लगा, तब उसी समय कुछ छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तब देखिए और एक कौन सा खेल खेला गया। खेल ये खेला गया कि कहा गया ठीक है 100 रुपया ही रहेगा, 100 रुपया ही रहेगा, लेकिन जो 400 रुपया है, आपको 400 रुपया है, यह एग्ज़ाम के बाद आपको खाते में वापस कर दिए जाएंगे। अब समझिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक शर्त और रखा गया कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे उनके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। अब बताइए, जहाँ 3 करोड़, जहाँ 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं, वहाँ 5,000 10,000 एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ 3 करोड़ अगर फॉर्म पड़े हैं, लड़के फॉर्म डाले हैं, तो मान लीजिए कि आपको 50 लाख एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब जोड़ लीजिए, आपको 50 लाख गुने 500 बराबर कितना होता है। मुझे मैथ नहीं आती बाबू, है ना, मैं जीएस का टीचर हूँ, आप हिसाब जोड़ लीजिएगा। 50 लाख गुने 500, ये 50 लाख हैं जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले 3 करोड़ों में। इनका पैसा गया, कहाँ गया? बाबा के, यानी मोदी बाबा के खाते में पैसा चला गया, जिसका कोई माई बाप नहीं है। ये अब 2.5 करोड़ गुने 500 जोड़िए, जो पैसा इनके खाते में रहा और 2 साल तक ये पैसा रहा, है ना। बताइए, इस पैसे का ब्याज जोड़िए और पैसे के मूलधन है और पैसे का ब्याज जोड़िए, कितना होता है? ये अरबों रुपये में आता है ना। इस पैसे का इन्होंने बंटरबाद किया, खेल किया। अब बताइए, ये जो पैसा लिया जाता है, ये पैसा एग्ज़ाम कराने के फैसिलिटी के रूप में लिया जाता है कि रेलवे, एसएससी, ये जो एग्ज़ाम पैसा लेती है, एग्ज़ाम कराने का फैसिलिटी के रूप में लेती है। जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से ये एग्ज़ाम पैसा देकर एग्ज़ाम कराया जाता है। पैसा लेने के बाद एजेंसियां कहती हैं, रेलवे बोर्ड कहता है कि हमारे पास क्षमताएँ नहीं है एग्ज़ाम कराने का, है इतना कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपने पैसा क्यों लिया इतना, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है आपने इतना पैसा लिया, हर एक बच्चा से, चाहे वो गरीब हो, हालांकि सरकारी नौकरी जो देने वाला होता है, सरकारी नौकरी को फॉर्म भरने वाला होता है, वो गरीब ही भरता है, वो अंबानी अंडानी का परिवार नहीं भरता है ना। वो भी उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियों के आस लिए हुए अपन बैठे हुए हैं, और बैठते बैठते उनकी एज एक्सपायर कर जा रही है दवा की तरह, ठीक ना। समझ छोड़िए उनकी बातों को, हम यही देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है हम 400 रुपये वापस कर देंगे। कब वापस करेंगे भाई? 2 साल बाद वापस करेंगे। जो एग्ज़ाम नहीं देगा उसका पैसा हम नहीं देंगे, समझिए यहाँ पे, है ना। मान लीजिए हमें ये गुस्सा नहीं आता अगर आप जिस तरह अपना चुनाव कराते हैं, लोकसभा का चुनाव कराते हैं, विधानसभा का चुनाव कराते हैं, जैसे ही आपका लोकसभा का चुनाव का टर्म खत्म होता है, तुरंत चुनाव आयोग के माध्यम से आप चुनाव करा लेते हैं, पुनः कुर्सी पर बैठ जाते हैं जीत कर। तो आपके लिए एक फ़िक्स टाइम है क्या? एग्ज़ाम के लिए फ़िक्स टाइम नहीं है।
एग्ज़ाम के लिए जो बेचारा लड़का बैठा हुआ है उनके लिए फिक्स टाइम नहीं है, उसके ऊपर कितने परिवार आश्रित हैं उनके लिए टाइम नहीं है आपके पास। जो पैसा आप इससे ले रहे हैं और पैसा लेने के बाद एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, ये चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, है ना। तो समझिए ये इनका ये फंडा है, ठीक। अब समझिए इस आधार पे अगर ये जो विरोध था विरोध नहीं होता, अगर उसी समय ये चुनाव कराने, ये फॉर्म भरने के बाद ये समयानुसार ये एग्ज़ाम करा लिए होते, लड़कों को ज्वाइनिंग दे दिए होते, तो आज ये विरोध नहीं होता। आज ये कंडीशन है कि जो लड़के जिसमें कुछ चुनाव हो, जो कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, वो लड़के आज ज्वाइन नहीं किए। 17-18 महीने से लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं। जो लड़के फॉर्म भरे हैं वो आज एग्ज़ाम के आस में बैठे हुए हैं कि हम उनका एग्ज़ाम कराया जाए। आप कोरोना के आड़ लेकर के आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना में सब कुछ हो रहा है, क्या शिक्षा ही एक कोरोना को पकड़ा हुआ है ना। तो ये इनका कारण है। अब देखिए ये हमारे मोदी बाबा का ये पूरा बना बनाया मैनेजमेंट है ना, ये पूरा बना बनाया मैनेजमेंट है। अब देखिए इस पे इन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगे, लेकिन ये आश्वासन पूरा का पूरा झूठा, पूरा ये केंद्र सरकार का झूठा ये आश्वासन है। मालूम नहीं ये झूठ बोलने में कितने बड़े ये लोग PhD हासिल किए हुए हैं कि झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अरे किसको बरगला रहे हैं जी, किसको बरगला रहे हैं? शिक्षित युवा को बरगला रहे हैं, जो आपको तख्ते ताउस पे बैठाया है, यही शिक्षित युवा है। चाह दे तो आज तो आपको फर्श से अर्श ले गया है, लेकिन यही युवा है एक दिन आपको अर्श से फर्श पे लाएगा। ये गारंटी है मेरी और मेरा दावा है कि आपको यही होगा। कुछ मोदी बाबा की हम नीतियों की बात कर लेते हैं, समझिएगा। खैर हमें राजनीति के मामलों में इनकी नीतियों के बात में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मन खुन्नस होता है तो नीतियाँ भी आ जाती है कि इनकी कौन कौन सी नीति है। समझिएगा हमारे मोदी बाबा और मोहम्मद बिन तुगलक में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ना। अगर इस बात से कोई नाराज़ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बता देता हूँ कि इनकी नीति और मोहम्मद बिन तुगलक की नीति में क्या अंतर थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 नीतियाँ लागू की थी, योजनाएं लागू की थी, और 5 नीतियाँ इसकी असफल सिद्ध हुई। और इसी तरह हमारे मोदी बाबा की, है ना, मोदी बाबा की 50 योजनाएं आई और 50 योजनाएं असफल सिद्ध हुई। अगर कोई कह दे कि कोई भी एक योजना सफल हो गई है तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना। और ये टोटल योजनाएं आपको व्यवहारिकता और झूठ पर टिकी हुई है, जिसका कोई अंतर नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है ना। आप समझिएगा, आपको जिस तरह ये आपको पागल संखी रक्त पिपासु था, उससे कम ये भी नहीं है ना। इनकी भी जो सिमिलरिटी है उससे कम नहीं है, जान लीजिएगा, है ना। मैं मोदी बाबा इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मोदी बाबा इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आने वाले बंगाल का चुनाव है और साहब हमारे उस समय तक रविंद्रनाथ टैगोर भी बन जाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है ना। बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती। खैर जो भी है, हमें कोई इनसे गिलवा शिकायत नहीं है। ये समय पे रोजगार के लिए, लड़कों के भविष्य के लिए ये आपको एग्ज़ाम कराएं, एजेंसियाँ गठित करें और आपको चुनाव एग्ज़ाम कराएं और लड़कों को रोज़गार दें। अगर ये लड़कों को रोज़गार देते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ ये सरकार अच्छी काम कर रही है। अगर नहीं करती है तो फिर हम इनको नहीं ऐसा कहेंगे, ठीक ना। हमें हमेशा इनका विरोध करेंगे और विरोध करना लाजमी भी है जिस तरह इनकी नीतियाँ चल रही है ना। मोदी बाबा की जो नीतियाँ चल रही है, इस नीति के सहयोग में माशाल्लाह मानना पड़ेगा, इनका जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है ना, मालूम नहीं किस कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, किस चरवाहा स्कूल से पढ़े हुए हैं कि ये भी इनको सलाह नहीं देते। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के असफल होने के पीछे मुख्य रीज़न यही था कि उसका मंत्रिमंडल भी योग्य नहीं था। मैं मानता हूं कि ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक योग्य था, लेकिन समय से आगे था। लेकिन समय से आगे होने के बावजूद उनकी नीतियां नहीं लागू चल पाई, सफल नहीं हो पाई। लेकिन उनका मंत्रिमंडल भी योग्य नहीं था। अगर मंत्रिमंडल योग्य होता तो शायद वो नीतियां सफल हो जाती। मुझे यही तो उम्मीद लग रहा है इनमें भी कि मोदी बाबा चाहे वो कितने भी चालाक हों, लेकिन इनके मंत्रिमंडल के भी जो मंत्रीगण हैं शायद किस चरवाहा स्कूल से या किस कॉन्वेंट से पढ़े हैं कि लोगों की समस्याओं का इनको कान तक जू नहीं रेंगता कि हाँ उनके समस्याओं को देखा जाए। आज तक मैं बता दूं, सरकार में पहले जब इनको सरकार बनी तो यही जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं इनसे पकौड़े तलवाने का इन्होंने शिक्षा दी थी
कि पकौड़ा तौल करके अपना जीवन व्यापन करो। दूसरी बार सरकार आई तो इन्होंने खिलौना बनाना शुरू किया, है ना, कि खिलौना बनाइए, है ना। बिहार में तो हद ही हो गई। बिहार में ये हो गया है कि जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, यानी जो बिहार से प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, जो बिहार से बाहर रहकर कमाने वाले थे टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, उनको बिहार सरकार की तरफ से आपको मालूम होना चाहिए 50-50 मुर्गे दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा। हम भी जाकर मुखिया जी से कहेंगे कि मुखिया जी को आदेश दिया गया है कि मुखिया जी लिख कर देंगे कि किनको मुर्गी देना चाहिए पालन करने के लिए, तो ये 50-50 मुर्गी मिलेगी, है ना। मैं अपने स्टूडेंटों से कहूँगा कि जा कर के मुखिया जी से 50-50 मुर्गी लेना पालने के लिए, यही तुम्हारे आत्मनिर्भरता है, हमारे भारत सरकार की आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का मतलब समझते हैं आप मोदी बाबा? आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि आर्थिक सामाजिक रूप से व्यक्ति स्ट्रांग हो। आपके मंत्री में ही, आपके पार्टी में ही ऐसे लोग हैं कि आत्मनिर्भरता की तो बात करते हैं, लेकिन खांसी होती है तो अमेरिका जाकर दिखाते हैं। यही आपकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? पकौड़े तलवाएंगे। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? खिलौना बनवाएंगे। एक IIT किया हुआ है, एक M.Tech या B.Tech किया, वो आपको खिलौना बनाएगा और पकौड़ा तलेगा। यही आपकी आत्मनिर्भरता है, ठीक ना। तो ये आपको इनकी नीतियां हैं चल रही है कि लड़के आत्मनिर्भर बने और खिलौना बनाएं और पकौड़ा तले और मुर्गियां पालें, है ना। एक अजीब मतलब समझ में नहीं आता कि ये कैसे कैसे उलूल जुलूल सब फैसले दे रहे हैं, कैसे फैसले दे रहे हैं, कैसे निर्णय तैयार कर रहे हैं, नीतियां तैयार कर रहे हैं कि ये बोल करके खुद शर्म आती है कि हम लोग पढ़ करके अपने आप अपने पैर पे जूता, अपने मुड़ी पर जूता मारें कि सब इन सबों की बातों को सुनना पड़ रहा है और नीतियों को लागू करना पड़ा है। अब मुख्य रीजन यही है कि सरकार हम लोग ने बना दिया विपक्ष विहीन, यही कारण है, ठीक है ना। ये और बाप रे, इनकी मन की बात मत कीजिए। बाप रे, इनकी जो मन की बात है मोदी जी की, आज तक लगभग 68-67 इनका एपिसोड हो गया। मैं तो इनका मन की बात तो कभी देखता ही नहीं कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलता हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि मन की बात में केवल अपना ही मन की बात करते हैं। आज तक इनके अपने मन से कभी भी देश के गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पे इन्होंने मन की बात नहीं की कि हाँ रोजगार के शिक्षा, जो बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको क्या किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, ये इन्होंने कभी मन की बात नहीं की, है ना। और इनमें सपोर्ट करने वाले जो सबसे मन की बात को या सरकार की नीतियों को जो सपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़े दोगले प्रवृत्ति के जो हैं, ये आपके चैनल हैं। मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है। बोलना इसलिए पड़ता है कि लड़कों के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए बोलना पड़ता है। हम लोग मर करके मेहनत करके लड़कों को पढ़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोल करके आश्वासन देते हैं कि आप पढ़िए आपका नौकरी होगा, पढ़िए आपका नौकरी होगा। वो इतना उम्मीद से फ़ोन करता है हम लोग के पास, एक टीचर संघ के पास एक उम्मीद से फ़ोन करता है कि सर कब एग्ज़ाम होंगे, कब वैकेंसी आएगी, और हम लोग झूठ बोलते हैं। और झूठ कौन बुलवाता है? आप बुलवाते हैं, है ना। आपकी सरकार झूठ बुलवाती है कि आज हम एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा, परसों रिजल्ट आएगा। लड़कों से कितना हम झूठ बोलेंगे, है ना। और इनमें सरकार को सबसे सपोर्ट करने वाले में है चैनल, चाहे कोई भी हो, आपको आज तक हो, NDTV हो, रिपब्लिक भारत हो, न्यूज़ 24 हो, ये जितने भी चैनल हैं ये टोटल कमीनापन, एकदम कमीना है, ठीक ना। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार के पैरों को चाटना, तलवों को चाटना हो गया है ना। इनके मुद्दों में कभी भी डिबेट होता है तो देखिएगा, डिबेट में कभी भी शिक्षा पे बात नहीं होती, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं होती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती, है ना। जो भी बात होगा तो मंदिर मस्जिद बोता पे बात होगा, आपको सुशांत सुसाइड केस पे बात होगा, आपको विराट कोहली पे बात हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या? आप नहीं जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मरने से जितना वही शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जितना आहत है उतना कोई नहीं आहत होगा। और याद रखिएगा, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद यही जो बेरोजगार युवा थे, इन लोगों ने ही आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा हुआ कि CBI जांच हुई है। उनके साथ पूर्ण हम लोग का आपको संवेदना है, उनके परिवार के साथ संवेदना है। लेकिन CBI काम कर रही है और एक दिन CBI सच्चाई के तह तक जा कर के दोषियों को पकड़ेगी। लेकिन मीडिया इसको क्या कर रही है? इसको नौटंकी बना कर रख दी है। आज चैनलों पे ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चैनल पे जो संवाददाता हैं, ये आपको संवाददाता नहीं है, जानते हैं क्या है? ये सबसे बड़ा नौटंकीबाज है, ये सबसे बड़ा नौटंकीबाज हैं।
ये नौटंकीबाज हैं, इनको चैनलों पे न्यूज एंकर के रूप में नहीं रखना चाहिए, इनको नौटंकी में नौटंकीबाजों के रूप में रख दिया कहा जाता है। इलाहाबादी भाषा में, इलाहाबादी भाषा में कहा जाता है वकैतबाज, है ना, वकैतबाज कहा जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा वकैतबाज है ना। कहा जाता है, हम लोग जो इलाहाबादी जो लैंग्वेज में होता है, कहा जाता है कि ज़्यादा वकैती नहीं करो। हालांकि नहीं करे कोई जगह दूसरा शब्द होता है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधे कहा जाता है कि वकैती ना करो, न करो की जगह दूसरा शब्द होता है। तो ये जो संवाददाता हैं, ये न्यूज एंकर हैं, ये एक तरह से नौटंकीबाज हैं और ये नौटंकी करते हैं। एक बार चैनल खोल दीजिए सुबह, तो सुबह से शाम तक वही नौटंकी, वही बकैती हो रही है। और डिबेट करने वाले, डिबेट में भाग लेने वाले, वो सब इतने जाहिल हैं कि उनकी बात को सुन लीजिए तो और दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चैनलों को आप लोग बाइकआउट कीजिए, नहीं देखिए। ये कभी भी हमारे और आपके समस्याओं को उठाने वाले नहीं हैं। केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए ये अपना मुद्दा उठाते हैं कि टीआरपी हमारा बढ़ती रहे, हमारी कमाई होती रहे, सरकार के चापलूसी करते रहें, हमारा टीआरपी बढ़ती रहे, हमारे कमाई बढ़ती रहे। हालांकि भारत में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई, पत्रकारिता की शुरुआत करने वालों में आपको जेम्स अगस्टस हिक्की और कनिंघम महोदय थे। कनिंघम ने कहा था कि जो मीडिया होती है, समाचार पत्र होते हैं, ये जनता की आवाज़ होती है, जनता की समस्याओं को सुनने वाली होती है। और मीडिया को, न्यूज़ को आपको वही समाचार दिखाना चाहिए जिसमें वास्तविकता हो। आज का अगर समाचार चैनलों को देख लें तो इसमें कोई दूर दूर तक कोई वास्तविकता नहीं है। झूठ पे झूठ समाचार डाला जाता है और इसका कोई टोकने वाला नहीं है। हमारे मोदी बाबा के गुणगान हो जाता है, मोदी बाबा खुश हो जाते हैं, बस यही हमारे चैनलों का काम हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा आपको एक अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, आपको सरकार के खिलाफ। एक बात जान लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ ऑनलाइन चैनलों पे, ऑफलाइन क्लासों से, उन बड़े बड़े टीचर संघों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप लोग सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पर भी आइए और आने के बाद आप लोग लड़कों के खिलाफ, लड़कों के लिए, सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करें, यही ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं अपने छात्रों, जो लाखों करोड़ों मेरे शिक्षित युवा बेरोजगार छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं, उनसे मैं विनम्र में निवेदन करता हूं कि यदि या आप लोग एक शिक्षक का सम्मान करते हैं, अगर आप लोग शिक्षक का सम्मान करते हैं तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं बता दे रहा हूं, 5 सितंबर जो आपको शिक्षक संघ है, इस समय 5 बजे 5 मिनट के लिए आप लोग ताली एवं थाली बजाएं। यही सरकार के खिलाफ होगा और अपनी आवाज़ बुलंद होगी, है ना। यही आपको सरकार के खिलाफ होगी, आवाज़ बुलंद होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए आप लोग ताली एवं थाली बजाएं और बाहरी सरकार को सुनाने का प्रयास करें कि हम लोग बैठे नहीं हैं, आंख मूंद करके बैठे नहीं हैं, हम लोग जगे हुए हैं और हम लोग को अधिकार चाहिए और आपको अधिकार देना ही होगा। अगर अधिकार नहीं देंगे तो इसका परिणाम दूसरा होगा, और परिणाम दूसरा होगा। मैं फिर कहता हूं, मोदी सरकार और समर्थित दलों से और भी पार्टी या नेताओं से मैं ये चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है, जिस दिन युवा शक्ति जाग गई, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ी रीढ़ है वह आपको युवा शक्ति है। जिस दिन वो जाग गई ना, दिल्ली उस दिन तहरीर चौक के रूप में नज़र आएगा, न कि दिल्ली के रूप में नज़र आएगा। चाहे वो कोई भी हो, उसको जवाब देना पड़ेगा युवाओं को। उनके साथ हो रहे अत्याचारों, उनके धोखों का आपको हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, ठीक ना। इस मुहिम को हैशटैग में आपको स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट आप अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको आईडी बनाइए, और बनाने के बाद उसका हैशटैग कीजिए और हैशटैग इसको फैलाने का प्रयास कीजिए कि बाहरी सरकार सुने और हमारी आवाज़ को सुने और अधिकारों को दे, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट कोई एक और प्रोटेस्ट लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि अब हम क्लास नहीं लेंगे। क्लास हम
तभी लेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी कर लेती है। जब तक मांग हम पढ़ा कर करेंगे क्या, जब सरकार हमारी बातों को सुनेगी नहीं, शिक्षित बेरोजगारों को जब धोखे में रखेगी तो हम पढ़ा कर क्या करेंगे अपने बच्चों को। जब तक हमारी मांग को नहीं मांग लेती है तब तक हम क्लास नहीं लेंगे और डेली हम आपको सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो नेक्स्ट फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए। जय हिंद।